हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशा की शादी पंकज से हुई थी। वैसे तो पंकज एक घरेलू लड़का था जिसे सिर्फ अपना ऑफिस और घर बार ही नजर आता था, लेकिन आशा एक बहुत ही चिड़चिड़ी सी लड़की थी जो अपने ससुराल में आने के बाद कुछ और चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन आशा ऐसे ही किसी बात पर पंकज पर चिल्ला रही होती है, जिसे सुनकर आशा की ननद मीरा अपनी माँ हेमलता के पास आकर बोलती है, माँ देखो ना, भाभी कब से भैया पर चिल्लाए जा रही है और आप हो कि उन्हें कुछ कहती ही नहीं। ये तो गलत है ना, भैया भी उन्हें कुछ नहीं बोलते, सब चुपचाप सुन लेते हैं। हाँ सुनते हैं, और क्यों नहीं सुनेंगे। शादी के बाद बहुआ की ही तो चलती है। और तू उसकी क्या बोल रही है? वो जब देखो तुझे नाटी होने का ताना देती है, तब भी तो तू सुन लेती है और कोई जवाब नहीं देती। मैं तो कुछ नहीं कह रही, और मैं तो कहती हूँ तू भी कुछ मत बोल, वरना तो तूफान एक्सप्रेस तुझ पर चढ़ जाएगी। ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं कुछ नहीं बोलती, पर ये तो गलत है ना। मुझे सुनाए तो चलता है, पर भैया तो उनके पति है ना, उनको तो वो बख्श दे कम से कम। और उसके बाद मीरा अपने कामों में लग जाती है। मीरा एक बहुत प्यारी सी लड़की थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी उम्र तो बढ़ी लेकिन हाइट नहीं। उसने बचपन में रस्सा कूदा, चौखट से लटकी और हर वो नुस्खा ट्राई किया जिससे कि उसकी हाइट बढ़ सके, लेकिन उसे कोई भी फायदा कहीं से नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, किस्मत पर तो किसी का जोर नहीं चलता। बस ऐसा ही कुछ हुआ मीरा के साथ। एक दिन मीरा की भाभी आशा उसके पास आकर बोलती है, मीरा इतनी सी तू है और आफत तूने इतनी मचा रखी है। तुझे कितनी बार कहा है बेड के नीचे मेरा हाथ नहीं जाता, झाड़ू तू मारा कर, फिर भी तूने झाड़ू नहीं लगाई अब तक। सॉरी भाभी, मैं आपके कमरे में झाड़ू लगाना भूल गई। चल चल अब बहाने मत दे और जाकर झाड़ू लगा। आशा के कहने पर मीरा पूरे घर में झाड़ू लगा देती है। आशा जानबूझकर मीरा से उसकी हाइट से रिलेटेड काम ही करवाया करती ताकि वो उसे नीचा दिखा सके। इससे उसे अजीब सी खुशी मिलती। एक दिन पंकज आशा से बोलता है, आशा नई पिक्चर आई है, चलो ना हम देखने चलते हैं। हाँ मैं जल्दी से तैयार होकर आई, आज हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। सुनो ना, मैं सोच रहा था कि मीरा ने भी काफी टाइम से कोई मूवी नहीं देखी, तो क्यों ना हम मीरा को भी ले चलें, इसका भी बाहर घूमना हो जाएगा। आशा ये सुनकर चिढ़ जाती है कि तभी वहाँ मीरा आती है और आशा उसे सुनाने के लिए ताने मारकर बोलती है, हाँ ले चलो, वैसे भी मीरा की कौन सा टिकट लगेगी, इसकी हाइट को देखकर तो सब इसको बच्ची ही समझेंगे। मुझे तो ये डर है कि कोई इसे पोलियो ड्रॉप ना पिला दे। आशा की ये बात सुनकर मीरा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने भाई की खुशी के लिए कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ समय बाद मीरा शाम को मार्केट जाती है और उसकी टक्कर एक लंबे से लड़के से हो जाती है जो उसे देखकर बोलता है, अरे बच्ची देखकर चलो, अभी तुम्हें लग जाती तो। और पापा मम्मी कहाँ हैं तुम्हारे? तुमको ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया, ये तो गलत बात है। हेलो मिस्टर लंबू, मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरी बस हाइट थोड़ी छोटी है। कोई बात नहीं, सब मुझे इस बात के लिए ताना देते हैं, तुम भी दे दो। ऋषभ जब मीरा को ध्यान से देखता है तो बस देखता रह जाता है और उसे ऐसे घूरता देखकर मीरा बोलती है, हेलो मिस्टर, मेरे चेहरे पर इंस्टा रील्स चल रही हैं क्या, जो देखे ही जा रहे हो? नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि तुम कितनी क्यूट हो, प्यारी सी। मीरा उसकी बातों से खुश तो होती है पर उसे इग्नोर करके चली जाती है। जिसके बाद अक्सर ऋषभ मीरा से रास्तों पर मिला करता। ऋषभ के मुंह से निकले वो कुछ बोल मीरा को उसकी भाभी की कड़वी बातें सुनने की हिम्मत देते हैं, और अब भाभी जब भी मीरा की बुराई करती मीरा मुस्कुरा देती। धीरे धीरे जब आशा ने देखा कि मीरा को उसकी बातों से कोई बुरा नहीं लग रहा, तो उसने भी मीरा को कुछ भी उल्टा बोलना छोड़ दिया। दिन यूं ही गुजरते हैं और एक दिन मीरा से रास्ते में फिर से ऋषभ मिलता है और बोलता है, ओ मैडम, अब तो बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे पीछे घूमते हुए, तुम्हारा नंबर मिलेगा क्या? क्यों, तुम्हें मेरे नंबर का क्या करना है? मैं नहीं देने वाली तुम्हें नंबर। क्यों भाव खा रही हो? नंबर लेकर तुमसे दोस्ती करूंगा और क्या, आखिर लड़के इसीलिए ही तो नंबर मांगते हैं, तुमसे दोस्ती करनी है मुझे। इतना सुनते ही मीरा ऋषभ को अपना नंबर दे देती है और जिसके बाद उन दोनों की बातें और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। और एक दिन ऋषभ मीरा को पार्क में मिलने बुलाता है।
और बोलता है। मीरा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मंजूरी दो तो मैं अपने माँ पापा को तुम्हारे घर लेकर आना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ मांगने। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरी हाइट देखी है? और तुम तो नॉर्मल इंसान से भी लंबे हो। हमारा कोई मैच ही नहीं है। लोग हमारी जोड़ी को देखेंगे तो बस हंसेंगे। तो हंसने दो, मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुमको भी मैं पसंद हूँ। फिर हमको किसी से क्या लेना? बट वी आर इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट इज न्यू परफेक्ट। इतना कहकर ऋषभ मीरा को गले से लगा लेता है और जिसके कुछ दिन बाद ऋषभ अपने माता पिता के साथ मीरा के घर रिश्ता लेकर आता है, जहाँ एक तरफ हेमलता इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थी, वहीं आशा अपने पति पंकज को साइड में ले जाकर उसके कान भरते हुए बोलती है। ये क्या कर रही है आपकी नाटी बहन? उसने खुद को देखा है और इस लंबू को तो देखो, इनका कोई मैच नहीं है। आप इस शादी के लिए मना कर दो। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए सही है। अब हमको देखो, हम दोनों फिजिकल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, पर न हमारी सोच मिलती है और न विचार। भले ही ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हो, पर एक दूसरे को इतना चाहते हैं जितना शायद हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए। इतना कहकर पंकज सबके पास आकर बैठ जाता है और तभी ऋषभ बोलता है। मुझे बहुत लोगों ने लंबे होने का ताना दिया, शायद वैसा ही कुछ कभी मीरा ने भी सुना हो। जितना अकेलापन लोगों के बीच मैंने महसूस किया, शायद उतनी अकेली मीरा भी हो। हम दोनों चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को मंजूर करें ताकि हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकें। ऋषभ की ये बात सुनकर आशा को ये एहसास होता है कि आखिर वो कितनी गलत थी और वो बिना कुछ बोले, बिना माफी मांगे अपनी नाटे ननद मीरा को गले लगा लेती है, जिसके कुछ देर बाद ऋषभ रिश्ता पक्का करके वहाँ से चला जाता है और आशा मीरा को साइड में ले जाकर बोलती है। मुझे माफ कर दो मीरा। मैं जब से इस घर में आई हूँ, मैंने हमेशा तुमसे वो काम करवाए जिससे तुम्हारे नाटे होने का तुम्हें एहसास हो। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी बाहर जाने में बहुत शर्म आती थी कि लोग मुझ पर हंसेंगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। अरे भाभी, कोई बात नहीं, बल्कि आपने तो मुझे ये बात याद दिलाकर हकीकत से रूबरू रखा कि मैं नाटी हूँ, और आपकी बदौलत मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे वैसे ही पसंद किया जैसी मैं हूँ। जिसके बाद मीरा आशा को गले लगा लेती है और पंकज ये सब कुछ देखकर बोलता है। चलो जी, देर आए दुरुस्त आए। आखिर मेरी आशा मैडम को अपनी गलती का एहसास हो ही गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद दिन बीतते हैं और आशा मीरा की शादी की तैयारियों में लग जाती है। अब आशा मीरा के साथ मार्केट जाती और उसे उसमें कोई शर्म नहीं आती। दिन गुजरते हैं, मीरा और ऋषभ की शादी का दिन आता है। शादी में आए कुछ मेहमान ऋषभ और मीरा की जोड़ी को देखकर हंस रहे होते हैं और ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन मेहमानों का हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे से बाहर खड़ा करके दरवाजा उनके मुंह पर बंद करते हुए बोलती है, इम्परफेक्ट इज न्यू परफेक्ट। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हर इंसान अपनी जगह परफेक्ट होता है, चाहे वो नाटा हो या लंबा, गोरा हो या काला। कौन इंसान कैसा है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस इंसान को अच्छा फील करवाना ये हमारे हाथ में है। और रही बात पार्टनर की, तो आपका पार्टनर आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो, बस जरूरत है तो अपने परफेक्ट वन की तलाश की। भावना एक बहुत ही खूबसूरत और सीधी साधी लड़की थी। वो अपनी माँ हंसी देवी और पिता महेश कुमार के साथ दिल्ली में रहा करती थी, लेकिन उसे बचपन से ही एक बीमारी थी, वो ये कि उसे हर वक्त हिचकी आती रहती थी। वो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उसके कॉलेज में उसके कई दोस्त थे, लेकिन सौरभ उसका सबसे ज्यादा खास दोस्त था। सौरभ उसे फर्स्ट ईयर से ही पसंद करता था और लास्ट ईयर तक आते आते सौरभ ने अपने दिल की बात भावना को बता दी थी, तो वही भावना भी सौरभ को बहुत पसंद करती थी। सौरभ भावना से शादी करना चाहता था, इसीलिए जब एक दिन वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो सौरभ बोलता है, तुम्हें पता है, मैंने अपनी जिंदगी में कई तरह की लड़कियां देखी हैं, खूबसूरत, तेज और भी अलग अलग तरह की। उनके साथ वक्त भी बिताया, लेकिन कभी वो चीज़ महसूस ही नहीं हुई
ये जो मैं तुम्हारे साथ फील करता हूँ। सौरभ, तुम ही हो ना? मुझे भी किसी के साथ ऐसा फील नहीं हुआ जैसा तुम्हारे साथ करती हूँ। When I'm with you, I feel complete. अच्छा भावना, तुम फ्री हो? कब? अगले 80-90 साल। If you are free, then we can hang out. पक्का ना? हाँ, तुम्हारी कसम। I love you so much. I love you to the square of the infinity, my love. ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर सौरभ और उसकी फैमिली भावना के घर उसका हाथ मांगने जाते हैं। दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। भावना को उसकी सास कुछ खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे भावना की हिचकियों से बहुत ही ज्यादा दिक्कत जो थी। वो आए दिन उसे ताने मारती रहती थी। ऐसे ही एक दिन भावना अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती है, तो वो जोर जोर से बोलकर पढ़ती है, जिसकी वजह से उसे बार बार हिचकियां आती हैं। इसी चीज से उसकी सास को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अरे अब बस नहीं कर। अरे तो कितनी हिचकियां मारेगी? हिचकियां मार मार के तो तूने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानबूझकर नहीं कर रही थी। अरे तू चाहे जैसा भी कर रही हो, पर तेरे चक्कर में तो मेरी हालत खराब होती जा रही है। सॉरी माँ जी, मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन ये आ ही जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। भावना रोजाना अपनी सास के ताने सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए एक दिन वो सौरभ से कहती है, यार, मेरी ना ये हिचकी वाली प्रॉब्लम अब मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। क्यों? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं हूँ। ये तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुमसे ज्यादा अच्छी लड़की मेरे लिए कोई और बनी भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि माँ तुम्हें बहुत कुछ बोल देती है। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद वो तुमसे कुछ नहीं बोलेंगी। नहीं, मम्मी जी से कुछ मत कहना, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, नहीं कहूँगा, लेकिन तुम भी मुझे कभी छोड़कर जाने की बात नहीं कहोगी। सौरभ और भावना को बात करते हुए मीना सुन लेती है, जिससे मीना को बहुत गुस्सा आता है। उसे ये लगता है कि ये हिचकोली यानी कि भावना उसके बेटे को उसी के खिलाफ भड़का रही है, तो वो उसे सबक सिखाने के बारे में सोचती है और एक प्लान बनाती है। ऐसे में वो रसोई के स्विचेस में गड़बड़ कर देती है, ताकि अगर कोई उनमें प्लग लगाए तो उसे करंट लग जाए। जिसके बाद वो भावना को अपने पास बुलाकर बोलती है, बहू जरा सुन तो सही। जी मम्मी जी, क्या बात है? वो मुझे ना थोड़ी भूख लग रही है, तो क्या तू मेरे लिए एक गिलास जूस बना देगी? जी मैं अभी लाई बनाकर। अब आएगा मजा। मेरी चुगली कर रही थी नास पीटी। भावना जूस बनाने के लिए रसोई में जाती है, तो वो जैसे ही जूसर का प्लग उस स्विच में लगाती है और बटन ऑन करती है, तो उसे बहुत ही जोर से करंट लग जाता है। वो चिल्लाते हुए वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। इतने में मीना वहां आती है और देखती है कि भावना बेहोश होकर गिर चुकी है, तो उसे ये लगता है कि कहीं भावना को कुछ हो तो नहीं गया, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर वो महेंद्र और सौरभ को बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके बोलते हैं, मिस्टर सौरभ, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आप अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वैसे तुम्हें करंट कैसे लगा था? अरे वो तो मैंने प्लग ठीक से नहीं लगाया था, इसीलिए मुझे करंट लग गया। तुम भी ना ध्यान से काम करना चाहिए था ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? सॉरी, अब से नहीं होगा, पक्का। भावना, क्या हुआ? तुम हिचकी नहीं मार रही हो अब? अरे हाँ, मेरी हिचकी चली गई।
शायद करंट लगने की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ, हो सकता है शायद। चलो अच्छा ही है, अम्मा तुम्हें वैसे भी कोई ताना नहीं मारेगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो अच्छा हुआ कि मुझे करंट लग गया। अब भावना को लेकर सभी लोग घर आ जाते हैं, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। तभी भावना अपनी सास मीना से कहती है, मम्मी जी, रसोई का स्विच ठीक करवा लीजिए, वरना किसी और को भी करंट लग जाएगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये मम्मी जी कि मुझे पता है कि आपने ही वो स्विच खराब किया था ना, ताकि मुझे करंट लग जाए और मैं मर जाऊं। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे मारना नहीं चाहती थी। मैं बस तुझे थोड़ा झटका देना चाहती थी ताकि तू मेरी चुगली ना करे मेरे बेटे से। मुझे माफ कर दे बहू। तूने ये बात भी सौरभ बेटा को बता दी? नहीं मम्मी जी, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और ना बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी आपको गलत समझे। तू कितनी अच्छी है बेटा, मैं तेरी अच्छाई को देख नहीं पाई। मुझे माफ कर देना। आप माफी मत मांगिए प्लीज, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। और वैसे भी अगर आप ऐसा नहीं करती तो मेरी हिचकी कैसे जाती? आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। ये तो तेरा बड़प्पन है कि तूने मुझे माफ कर दिया, वरना तेरी जगह कोई और होती तो वो अब तक मुझे जेल भिजवा देती। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? अगर आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो बस मेरे सर पर अपना आशीर्वाद दे दीजिए, यही बहुत है मेरे लिए। इस तरह मीना भावना को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लेती है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब मीना और भावना एकदम माँ और बेटी की तरह ही रहते हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हिचकी वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे हिचकियाँ इसी तरह आती हो और उसकी सास भी उससे ऐसे ही परेशान हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।